10th क्लास हिंदी में आप लेसन पढ़ेंगे। हम लेसन का नाम है आत्मकथ्य। ठीक है, तो कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पहले हम कवि का परिचय पढ़ लेते हैं एक बार। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभावान कवि थे। वे छायावाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनका जन्म सन 1889 में काशी के सुन्नी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे। जब उनका देहांत हुआ तब प्रसाद जी की आयु केवल 8 वर्ष की थी। परिवारजनों की मृत्यु, आत्म संकट, पत्नी वियोग आदि कष्टों को झेलते हुए भी काव्य साधना में लीन रहे। काव्य साधना करते हुए तपेदी के कारण उनका देहांत 15 नवंबर सन 1937 में हुआ था। रचनाएं: जयशंकर प्रसाद ने बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना की। उन्होंने पद्य व गद्य दोनों क्षेत्रों में अनुपम रचनाएं प्रस्तुत की थी जो निम्नलिखित हैं। काव्य: चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू कामायनी। और नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, कामना, कल्याणी, प्रणय, प्रायश्चित, सज्जन, राजश्री, शाखोरे, गूढ़। कहानी है छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती आदि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कविता। ठीक है, और उसका सार पढ़ेंगे। बेटा सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग नंबर 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसमें कवि मुंशी प्रेमचंद के आग्रह पर भी उनकी पत्रिका हंस की आत्मकथा अंक के लिए अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। उन्होंने माना था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था जो औरों को सरस दे सके, यानी मतलब औरों को सुख दे सके। उसकी ऐसी आत्मकथा में, यानी उसकी अपनी भोली आत्मकथा में ऐसा कुछ नहीं था कि वो दूसरों को बताए, उससे उसको सुनने के बाद में सुख मिले। ठीक है, उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा छोटी सी पोएम है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। कवि कहता है कि जीवन रूपी इस उपवन में उसका मन रूपी भंवरा, मधुप का मतलब भंवरा होता है, मन रूपी भंवरा गुंजार करता हुआ पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। और उस कहानी से किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख, वह कुछ नहीं जानता। ठीक है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गई, पर इतना अवश्य है कि आज उपवन में कितनी अधिक पत्तियां मुरझाकर झड़ रही हैं, यानी बगीचे में। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। वे बीती हुई निराशा भरी बातें कवि की स्थिति और पीड़ा पर व्यंग्य करती हैं और उनका उपहास उड़ाती हैं, और कवि चाह करके कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो अपनी अवस्था के सामने विवश ही है। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। मधुपरेश्वर में उसकी पीड़ा भरी जिंदगी के बारे में जानने की इच्छा रखने वालों से पूछता है कि उसकी पीड़ा व्यवस्था को देखकर भी क्या वे कहते हैं कि कवि अपनी पीड़ा, दुर्बलता और अपने पर बीती दुख भरी कहानी फिर से सुनाए या फिर से दोहराए। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह कागर रीति। जब तुम उसके जीवन रूपी खाली कागर को देखोगे तो क्या तुम्हें उसे देखकर सुख प्राप्त होगा? उसके हताश और निराशा से भरे अभावपूर्ण मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरों से सुनाया जा सके। ठीक है, यानी कि कवि के मतलब जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था कि जो दूसरे सुनकर उसे सुख प्राप्त कर सके, यानी कि उसकी अपनी आत्मकथा ऐसी थी। ठीक है बेटा, तो इसमें हम निहित भाव सौंदर्य सुनेंगे। भाव सौंदर्य इसमें क्या है? भाव सौंदर्य इसमें कवि का जीवन दुखों और अभाव से भरा हुआ है, जिसकी व्यथा भरी कहानी वह औरों को नहीं सुनाना चाहता। किसी भी व्यक्ति की पीड़ा भरी कहानी को सुनकर किसी को भी तो खुशी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, कोई दूसरा अपना दुख सुनाएगा तो क्या हमें सुख मिलेगा? नहीं मिलता ना, उससे थोड़ा बहुत मन दुखी होगा, यानी कि सुख नहीं मिलेगा। तो यही उसकी आत्मकथा है, ये इसका भाव सौंदर्य था बेटा। और इसमें काव्य सौंदर्य आए तो इसमें क्या बोलोगे? कवि ने अपने हृदय की पीड़ा और असहायता को आत्मकथात्मक शैली में प्रकट किया है और माना है कि उसकी दुख भरी कहानी सुनने सुनाने के योग्य नहीं है। ठीक है, लाक्षणिकता का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली है और अनुप्रास, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। ठीक है, इसमें फिर से वही, यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सीरीज भाग नंबर 2 में संकलित आत्मकथ्य नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं।
ठीक है। इसमें कवि ने, इस पैसेज में कवि ने क्या बताया है, इसमें कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वे अति साधारण थे और उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पढ़ सुनकर लोग वाह वाह करें। कवि ने यथार्थ के साथ अपने विनम्र भाव को प्रकट किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले जो लोग कवि की दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते थे, कवि उनसे कहता है कि उसकी कथा को सुनकर कहीं वे ही यह न समझने लगे कि वही उसके जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले थे। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी धरने वाले, वे सब अपने आप को समझें और अपने को पहचाने और उसके भाव रूपी रस को प्राप्त कर अपने आप को भरने वाले थे। यह विडंबना इस सरल पे तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अरे सरल मन वालों, यह उपहास और निराशा का ही विषय था कि मैं उन पर व्यंग्य कर रहा था, उसकी हंसी उड़ा रहा था। वह अपने द्वारा की गई गलतियों या दूसरों के द्वारा दिए गए दोषों को क्यों प्रकट करे। उसे आत्मकथा के नाम से अपनी या औरों की बातें जग जाहिर नहीं करनी। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उसके जीवन में पूर्ण रूप से पीड़ा और निराशा की कालिमा ही नहीं, उसमें मधुर चांदनी रातों की मीठी समृद्धियां भी हैं। पर वह उज्ज्वल गाथा को कैसे गाए और वह उन्हें कैसे प्रकट करे। ठीक है, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जब वह कभी अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा था और उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा था, उन क्षणों को वह औरों को क्यों बताए। ठीक है, इसमें भाव सौंदर्य है मैसेज में। कभी अपने सुख दुख की गाथा को जब जाहिर नहीं करना चाहता, ध्यान से सुन लो बेटा। वह मानता था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो औरों को प्रसन्नता दे सके, यानी कि उसके जीवन में जो दुख थे वो सुनकर दूसरों को दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलने वाला। वह न तो अपनी सुख भरी बातें प्रकट करना चाहता था और न भी दूसरों की भूलें व्यक्त करना चाहता था। ठीक है, दूसरों ने जैसा किया वो बताना भी नहीं चाहता था अपने, मतलब आत्महत्या नहीं, अपने दिल की बात। ठीक है, तो इसमें सिर्फ काव्य सौंदर्य है इसका। कवि ने अपने सुख दुख को व्यक्तिगत माना है और वह सबके साथ नहीं बांटना चाहता। खड़ी बोली का प्रयोग है, लाक्षणिकता का प्रयोग है और तत्सम शब्दावली है, प्रसाद गुण विद्यमान है, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है बेटा। ठीक है, अगला पैरा है। हाँ, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सोबत देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराते जो भाग गया। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग नंबर 2 में संकलित आत्मकथन नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। इसमें कवि ने क्या बताया, कवि ने अपने जीवन की कहानी किसी को न सुनाने के बारे में सोचा था कि उन्हें ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी ऐसा सुखद नहीं था जो किसी को सुख दे सकता था, उसके पास केवल सुखद यादें अवश्य थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सोबत देखकर जाग गया। कवि कहता है कि उसे अपने जीवन में किसी सुख की प्राप्ति कभी नहीं हुई। सपने में जिस सुख को अनुभव कर वह अपनी नींद से जाग गया था, वह उसे प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने स्वप्न में सुख देखा था, बाद में आंखें खुल गई, सब कुछ खत्म। आलिंगन में आते आते मुस्कुराते जो भाग गया, सुख देने वाला उसके आलिंगन में आते आते धीरे धीरे से मुस्कुराकर उससे दूर हो गया। कहने का मतलब यानी उसे प्राप्त नहीं हुआ। जिसके रंग कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में मुद्रा की उछाल लेती थी, नित सुहाग मधुमाया में, उषा का मतलब होता है रात्रि, जो सपने में सुख और प्रेम का आधार बना था, वह अपार सुंदर था, बहुत था। उसकी लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी घोर अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हो गई थी। उसकी समृद्धि बातें बनी है थके पति की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी पंथा की। जीवन की लंबी राह पर चलते हुए थक कर चूर हुए कवि रूपी यात्री की समृद्धियों में केवल एक वही सहारा थी जिसकी यादें उसकी थकान को कम कर सकती थी। ठीक है, कवि नहीं चाहता था कि उसकी मधुर यादों के आधार को कोई जाने। वह पूछता था कि क्या उसके अंदर मन टूटी गुजरे की सिलाई को उधेड़कर उस छुपे हुए रहस्य को क्या आप देखना चाहोगे। भाव यह है कि कवि उस रहस्य को अपने भीतर संभाल कर रखना चाहता है, वह उसे जग जाहिर नहीं करना चाहता, यानी किसी के भी सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। तो इसमें बेटा भाव सौंदर्य है ना, कवि को जीवन में किसी से प्रेम हुआ था पर उसे अपने प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। देखेंगे हम भाव सौंदर्य, कवि को जीवन में हुआ था पर वह उसे उस प्रेम की मतलब प्राप्ति नहीं हुई थी। कवि को ऐसा लगता था कि उसके प्रिय की अपार सुंदरता ही उसके जीवन की प्रेरणा थी और उसके समृद्धि रूपी सहारे से वह अपने जीवन के थकान को कुछ कम कर सकने में सफल हुआ था। कवि के जीवन से प्रेरित होने की इच्छा रखने वालों को उसके प्रेम के विषय में जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि वह विषय उसका पूर्ण रूप से व्यतीत था। ठीक है, इसमें काव्य सौंदर्य है, कवि ने अपने जीवन में किसी के प्रेम को प्राप्त करने का आभास दिया है जिसका परिचय वह किसी को नहीं देना चाहता। इसमें लाक्षणिकता विद्यमान है, खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, पश्चात गुण विद्यमान है और पूर्वोक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं याद करो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भाग नंबर 2 में संकलित है, जरा सुनना। कवि से कहा गया था कि वह अपनी जीवन कहानी लिखे ताकि सभी उससे परिचित हो सके, पर कवि को लगता था कि उसके जीवनी में कुछ ऐसा विशेष नहीं था जो दूसरों को सुख दे सके। ठीक है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कहता है कि उसका जीवन छोटा सा है, सुखों से रहित है, इसलिए वह उससे संबंधित बड़ी बड़ी कहानियां आज इस प्रकार सुनाए। ठीक है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रखूं। वह अपनी कहानी सुनाने की अपेक्षा चुप रहकर औरों की कहानियों को सुनना अच्छा मानता है। वह उनकी कहानियों से कुछ पाना चाहता है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वह पूछता है कि लोग उसकी अपनी कहानी को सुनकर क्या करेंगे। उसकी जीवन कहानी तो सीधी सादी और भोली वाली थी, जिसमें कोई भी विशेष आकर्षण नहीं था। अभी समय भी नहीं था कि सोई है मेरी मौन में था। उसे लगता है कि अभी उसे अपनी कहानी सुनाने का अवसर भी मतलब अनुकूल नहीं था। उसकी मौन पीड़ा तभी था कि हारी सो रही थी और उसके मन में छिपी हुई थी। इसमें बड़ा भाव सौंदर्य है। में कवि अपनी कथा को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि उसकी पीड़ा भरी कहानी किसी को सुख नहीं दे पाएगी, इसलिए उसके लिए यही अच्छा था कि वह दूसरों की कहानी को केवल सुने और अपनी कथा को अपने मन में छिपा कर रखे। ठीक है, इसमें हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि अपनी पीड़ा भरी आत्मकथा का परिचय औरों को नहीं देना चाहता। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण विद्यमान है। कवि की विनम्रता साफ रूप से दिखाई देती है। ठीक है, वो अपनी कथा किसी को नहीं सुनाना चाहता। छायावादी, कवि छायावादी थे और अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का सहज प्रयोग किया।